हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं, मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। इससे पहले उदारवाद की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ये इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मार्क्सवाद की उत्पत्ति। इसका फर्स्ट टॉपिक है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स को मार्क्सवादी विचारधारा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं विद्वानों की रचना पर आधारित है। तो मार्क्सवाद की जो उत्पत्ति हुई थी वो रूस में हुई थी। रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में। उसके बाद मार्क्सवाद का उदय हुआ था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दो विचारक थे रूस में, राजनीतिक विचारक, और उनकी रचनाओं के आधार पर मार्क्सवाद की उत्पत्ति हुई। तो मार्क्सवाद जो है वो उसमें साम्यवाद की बात की जाती है, यानी कि साम्राज्यवाद का विरोध किया जाता है, और समाजवाद यानी साम्यवाद की बात की जाती है। मार्क्सवाद जो है वो वर्ग संबंधों पर आधारित होता है, और वर्ग संबंध उत्पादन से संबंधित होते हैं। उत्पादन से संबंधित समाज पर आधारित होते हैं, जिसमें उत्पादन के साधन, कार्य प्रणाली और वितरण यानी कि श्रम का वितरण होता है। तो ये जो वर्ग संबंध जो होते हैं वो उत्पादन से संबंधित होते हैं। और उत्पादन में क्या क्या चीज आती है? उत्पादन के साधन आते हैं, कार्य प्रणाली आती है, और वितरण आता है। तो ये मार्क्सवाद हो गया। उत्पादन के साधनों में क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें तीन चीजें होती हैं। मार्क्सवाद जो है वो तीन चीजों से मार्क्सवाद वर्ग संबंध से संबंधित है। और वर्ग संबंध किससे संबंधित है? तीन चीजों से संबंधित है। पहला उत्पादन के साधन, दूसरा है कार्य प्रणाली, और तीसरा है वितरण यानी कि श्रम। तो उत्पादन में जो चीजें आती होती है भूमि, प्राकृतिक संसाधन, तकनीक, उत्पादन के तरीके, ये सब उत्पादन के साधनों में आ जाएंगे। फिर कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली किसके द्वारा इन सब चीजों पर उत्पादन के साधनों का प्रयोग कौन करता है, किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो वो होंगे मजदूर यानी कि श्रमिक। मजदूर हो जाएंगे। और वितरण, श्रम का वितरण यानी कि उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितने पैसे दिए जाएंगे मजदूरों को, ये वितरण हो जाएगा। मार्क्सवाद समाजवाद के लिए आधार प्रस्तुत करता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य वर्गीय रचना का कारण है। तो मार्क्सवाद के अनुसार जो राज्य है, मार्क्सवाद कहता है कि राज्य में जो है वर्गीय रचना है। राज्य वर्ग के आधार पर बंधा हुआ है, और ये सब राज्य से सारे वर्गीय व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। वर्ग विहीन समाज बनाना चाहता है, वर्ग विहीन राज्य बनाना चाहता है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद किसी भी राज्य का समर्थन नहीं करता है, बल्कि किसी भी वर्ग का समर्थन नहीं करता है, बल्कि सारे वर्गों का जो है विरोध करता है। मार्क्सवाद को लगता है कि जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक तो पूंजीपति वर्ग है, और दूसरा है सर्वहारा वर्ग, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में दो वर्ग है, पहला है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है सर्वहारा या फिर मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो, उनके पास बहुत सारे साधन है, वो साधनों से मालामाल है, उनके पास बहुत सारी सारी भूमि है, मशीनें हैं, हर तरह की चीजें हैं, और इसलिए वो जो है बहुत पैसे वाले हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। और जो मजदूर है, सर्वहारा वर्ग है, उनके पास कुछ नहीं है, वो मजदूरी करते हैं और फिर भी उनको पैसे बहुत ज्यादा कम दिए जाते हैं। श्रम का जो वितरण होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो अब इसमें जो लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मजदूर या सर्वहारा वर्ग उत्पादन की क्रिया में महत्वपूर्ण श्रम देता है, मतलब बहुत ज्यादा काम करते हैं। वस्तु के मूल्य में वृद्धि और बदले में उसे बहुत कम वेतन मिलता है। मतलब ये जो मजदूर लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और इन्हीं की वजह से वस्तुएं जो होती हैं उनके मूल्यों में भी वृद्धि होती है, उनके ज्यादा से ज्यादा बिक्री होती है। लेकिन फिर भी जो पूंजीपति वर्ग होता है उसका तो विकास हो जाता है, मजदूर वर्ग के काम करने से उसका विकास हो जाता है, लेकिन फिर भी मजदूर लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते हैं, बहुत ज्यादा कम वेतन मिलता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य ही व्यक्तियों के संघर्ष की जड़ है। तो मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है। वो कहता है कि जो राज्य है उसमें ही व्यक्ति जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, और फिर भी उनको कुछ नहीं मिल पाता है। एंगल्स ने मार्क्सवाद राज्य के बारे में कुछ कहा है। तो वो लिखा है, राज्य उस यंत्र या मशीन का नाम है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे का दमन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक वर्ग दूसरे का दमन करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग को खत्म करना चाहता है, उसके साथ अत्याचार करता है, उसके साथ भेदभाव होता है, उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। तो एंगल्स ने राज्य को एक यंत्र या फिर मशीन के रूप में माना। मार्क्सवाद राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए क्रांति की हिमायत करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जब तक उनका कल्याण यानी कि मजदूर वर्ग का कल्याण नहीं होगा, जब तक क्रांति नहीं होगी। सॉरी, ये उल्टा लिखा हुआ है, जब तक क्रांति नहीं होगी जब तक मजदूर वर्ग का कल्याण नहीं होगा, ऐसा लिखा जाना था। सॉरी, मैं बोल रही हूँ, आप अगर आप नोट कर रहे हैं या फिर आपको वैसे भी फिर भी पढ़कर समझ आ ही जाएगा। तो मार्क्सवादी जो है वो ये मानते हैं कि हमें सत्ता हथियाने के लिए, हमें मतलब
मजदूर वर्ग को सत्ता हथियाने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी। जब तक वे क्रांति नहीं करेंगे तो उनको सत्ता भी नहीं मिलेगी, उनका कल्याण भी नहीं होगा, वो अपना विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मानते हैं कि जो मजदूर वर्ग है जब तक वो क्रांति नहीं करेंगे उनका कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको क्रांति करनी ही पड़ेगी। अब मार्क्सवाद के कुछ लक्षण होते हैं, तो इसमें बताए गए हैं 4 लक्षण। पहला है वर्ग संघर्ष, दूसरा है वर्ग विहीन समाज, तीसरा है मजदूरों की तानाशाही, चौथा है क्रांति का सिद्धांत। तो वर्ग संघर्ष पर बात कर लेते हैं। पहले वर्ग संघर्ष यानी कि समाज में वही 2 वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुर्जुआ वर्ग और मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो समाज में 2 वर्ग हैं, पूंजीपति या फिर बुर्जुआ वर्ग, मजदूर या फिर सर्वहारा वर्ग, ये 2 वर्ग हो गए। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे को दबाने का साधन है। ये मानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर वर्ग को दबा रहा है और ये काम राज्य के अंदर हो रहा है, तो इसलिए राज्य एक साधन के तौर पर काम कर रहा है। राज्य वर्गीय संगठन है, मतलब राज्य में काफी सारे वर्ग बने हुए हैं, काफी सारे तो नहीं कह सकते, मार्क्सवाद 2 वर्गों को मानता है तो इसलिए 2 वर्ग बने हुए हैं राज्य में। राज्य वर्गीय संगठन है, राजनीतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है। तो मार्क्सवाद कहता है कि जो जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिन लोगों के पास भूमि है, मशीनें हैं, सब चीजें हैं, तो उन्हीं के हाथों में राजनीतिक शक्ति भी है। और जो मजदूर वर्ग है उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, उनको बहुत कम वेतन मिलता है। पूंजीपति वर्ग जो है वो दमनकारी वर्ग है, वो जो पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का दमन करता है, इसलिए दमनकारी वर्ग हो गया। पूंजीपति देश में लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो है वो दिखावटी। तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि पूंजीपति जो देश हैं, जो भी पूंजीपति देश है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, उनमें जो लोकतंत्र है वो बस दिखावटी रूप में है, जबकि लोकतंत्र का उसमें कोई भी मतलब, लोकतंत्र सिर्फ दिखाने के लिए है, लोकतंत्र असल में अपनाया नहीं जाता है, लोकतंत्र के मूल्य, लोकतंत्र की विशेषताओं का पालन नहीं किया जाता है, लोकतंत्र के मूल्यों का पालन नहीं किया जाता है, सभी को बराबर नहीं समझा जाता है, यहाँ पर पूंजीपति वर्ग को ज्यादा समझा जाता है, तो इसलिए सिर्फ दिखावटी रूप में है पूंजीपति देशों में लोकतंत्र। अब इसका दूसरा जो लक्षण है वो है क्रांति का सिद्धांत। तो क्रांति के बिना परिवर्तन असंभव है, मतलब मार्क्सवादी, जो अभी मैंने बताया, मार्क्सवादी मानते हैं कि मजदूर वर्ग को क्रांति करनी पड़ेगी और तभी परिवर्तन संभव है। परिवर्तन से मतलब पूंजीपति वर्ग को हटाकर सत्ता अपने हाथ में लेना, अपने हाथ में, यानी मजदूर वर्ग के हाथ में सत्ता तभी आ सकती है जब वो क्रांति करेंगे। श्रमिकों को मानना चाहिए कि पूंजीवाद को समाप्त किए बिना श्रमिकों का कल्याण संभव नहीं है। मतलब मार्क्सवाद कहता है कि श्रमिकों को ये मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ये करना भी चाहिए कि जब तक वो पूंजीवाद को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक श्रमिक वर्ग का, जब तक मजदूरों का कल्याण नहीं होगा, जो अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लोकतांत्रिक सरकारें नहीं चाहती कि श्रमिक राज सत्ता पर आधिपत्य करें, ये आएगा यहाँ पर। कार्ल मार्क्स ने कहा है क्रांति के बारे में, क्रांति वह दाई है जो नए समाज रूपी शिशु को जन्म देने में मदद करती है। तो ये कहते हैं कि क्रांति के माध्यम से ही सब कुछ संभव हो सकता है, क्रांति करने से ही नया समाज का निर्माण होगा और नया समाज से परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तो जो श्रमिक वर्ग है उसका कल्याण भी होगा। अब तीसरा लक्षण आएगा इसमें, मजदूरों की तानाशाही। तो समाजवादी राज्य में भी हिंसा और दमन की आवश्यकता रहेगी, परंतु उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो ये कहते हैं कि मजदूरों की जब तानाशाही शुरू हो जाएगी, मजदूरों की तानाशाही शुरू होगी तो समाजवादी राज्य की स्थापना होगी, और समाजवादी राज्य की, और ये कहते हैं जब मजदूरों की तानाशाही होगी तो वहाँ पर भी समाजवादी राज्यों में भी हिंसा और दमन की आवश्यकता तो जरूर महसूस होगी, जरूर रहेगी, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। अब पहले जो है पूंजीपति लोग जो थे वो मजदूरों पर दमन करते थे, उन पर हिंसा करते थे, लेकिन अब मजदूर पूंजीपति लोग जो हैं उनका दमन करेंगे, उन पर हिंसा करेंगे। तो इस तरह से उसका स्वरूप बदल जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में सरकार का प्रथम कार्य होगा कि बिजली, रेल, बैंक और बड़े कारखानों को वह अपने हाथ में ले तथा बड़े कृषि फर्मों का राष्ट्रीयकरण होगा। तो ये क्या कहते हैं कि सरकार का जब समाजवादी व्यवस्था होगी और मजदूरों का शासन होगा, तो उस समय सरकार का ये काम होगा कि बिजली, रेल और बैंक और बड़े बड़े कारखानों की जो व्यवस्था है उसको तो वो अपने हाथ में ले ले, और जो कृषि फर्म है वो राष्ट्रीयकरण, मतलब वो भी उन्हीं के, मतलब सरकार के हाथ में होंगी, सब कुछ सरकारी हो जाएगा, प्राइवेट कुछ भी नहीं होगा।
आर्थिक आयोजन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। तो ज्यादातर ये उत्पादन के साधनों पर ही बल देते हैं, तो इसलिए आर्थिक उत्पादन की बात करते हैं कि जब आर्थिक आयोजन होगा तो उससे ही उत्पादन में वृद्धि होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार श्रम मिलेगा। तो एक और चीज मैं बताना भूल गई, मार्क्सवादी मानते हैं कि जो पूंजीपति व्यवस्था होती है, पूंजीपति व्यवस्था में जो श्रम दिया जाता है वो योग्यता के आधार पर नहीं दिया जाता। जो अयोग्य लोग होते हैं उनको भी अच्छे ओहदों पर, अच्छे पद दे दिया जाता है, और जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं, मतलब कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं और जिनके पास जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो पैसा देकर वो अच्छे पदों पर स्थापित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो गरीब होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता है, और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जब समाजवादी व्यवस्था होगी और मजदूरों का शासन होगा तो हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ही श्रम दिया जाएगा, यानी कि पद दिया जाएगा, उसका काम दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं सांस्कृतिक समुदाय पर राज्य का बड़ा नियंत्रण होगा। शिक्षा का उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को फैलाना होगा। तो ये कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि शिक्षा संस्थाओं पर भी, सांस्कृतिक समुदाय पर भी जो राज्य होगा उसका नियंत्रण होगा। राज्य यानी कि मजदूर वर्ग जब सत्ता में होगा तो उसका नियंत्रण होगा, और मजदूर वर्ग जब सत्ता में आएगा, समाजवादी व्यवस्था होगी, तो समाजवादी व्यवस्था को भी फैलाया जाएगा शिक्षा के माध्यम से। दूसरे किसी विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो साम्यवादी दल की नीति से मेल नहीं खाते हो। मतलब ऐसे विचार जो समाजवादी व्यवस्था या फिर साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करें, ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की जाएगी, उसकी स्वतंत्रता नहीं होगी, ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की जाएगी। मजदूरों की तानाशाही की राजनीतिक प्रक्रिया अस्थायी है। तानाशाही की प्रक्रिया पूंजीवादी वर्ग के सोच के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध नहीं। तो वो मार्क्सवादी कहते हैं कि तानाशाही, ये जो हमारी तानाशाही है, मजदूर वर्ग की जो तानाशाही है, वो पूंजीवादी वर्ग की सोच के, जो पूंजीवादी वर्ग है उसकी जो सोच बन गई है, वो हमेशा सर्वहारा वर्ग पे, मजदूर वर्ग पे जो अत्याचार करते हैं उसकी सोच के खिलाफ है, बल्कि पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूंजीवादी वर्ग की सोच के खिलाफ, समाज के विरुद्ध नहीं है। जैसे ही पूंजीवादी सोच का अंत होगा तो मजदूरों की तानाशाही भी खत्म हो जाएगी। अभी कहते हैं कि ये जो हमारी तानाशाही है जब भी खत्म होगी जब पूंजीवादी सोच की समाप्ति हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। तानाशाही की प्रक्रिया का उद्देश्य है कि ऐसे वर्ग समाज की स्थापना जहाँ मानव का मानव द्वारा शोषण ना हो। तो मार्क्सवादी, अभी मैं बता चुकी हूँ, मार्क्सवादी यही मानते हैं कि जो पूंजीवादी हैं वो मजदूर वर्ग पर दमन करते हैं, उनका हिंसा करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ये कहते हैं कि तानाशाही की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य यही है। तानाशाही हम इसीलिए ही करेंगे, इसलिए ही करते हैं, जो मजदूर वर्ग है उसको तानाशाही इसीलिए ही करनी चाहिए ताकि जो लोगों द्वारा लोगों का ही शोषण ना हो, मानव द्वारा मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, इसलिए ही हम तानाशाही करते हैं। अब चौथा है इसका लक्षण, वर्ग विहीन समाज। पूंजीवाद की समाप्ति पर राजनीति का वर्गीय स्वरूप, अपराध दर, धन संचयन, शक्ति का उपयोग, अधिक अधिकारों की लालसा समाप्त हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो जो पूंजीपति लोग हैं उनकी राजनीति में अपराध हो रहे हैं, धन का संचयन हो रहा है, शक्ति का उपयोग भी कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा अपराध दर बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा अधिकारों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, और वर्गीय स्वरूप बहुत ज्यादा, यहाँ पर वर्ग बहुत ज्यादा है, तो उसकी समाप्ति हो जाएगी। जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी तो ये सब भी समाप्त हो जाएगा, अपराध नहीं होगा, फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, कमजोर वर्ग को दबाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, अपने ज्यादा से ज्यादा अधिकारों का भी प्रयोग नहीं करेगा, जितने अधिकार उसको राज्य द्वारा दिए जाएंगे उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। जब अपराध खत्म हो जाएगा तो पुलिस, जेल, अदालत आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल्स ने इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए द स्टेट शैल विदर अवे वाक्य का प्रयोग किया। तो ये कहते हैं कि एंगल्स कहते हैं कि जब अपराध खत्म हो जाएगा तो पुलिस, जेल, अदालत ऐसे ऐसे शब्दों की और ऐसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको इन्होंने बताने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने द स्टेट शैल विदर अवे इसका प्रयोग किया। नया आदर्श समाज न केवल वर्ग विहीन समाज होगा बल्कि राज्य विहीन भी होगा, ये साम्यवाद की स्थिति होगी। तो ये कहते हैं कि जब पुलिस, जेल, अदालत इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी तो राज्य जो है
राज्य जो शब्द है, राज्य भी समाप्त हो जाएगा, राज्य शब्द समाप्त हो जाएगा। और न सिर्फ वर्ग विहीन समाज होगा बल्कि राज्य विहीन समाज भी होगा। और ये एक नया आदर्श समाज होगा। इसमें साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी, यानी समाजवाद से निकलकर अब वो साम्यवाद की तरफ बढ़ जाएगा, साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी। एंगल्स ने इसे संपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति माना। मार्क्सवाद इसे स्वर्णिम काल की संज्ञा देते हैं। अब ये कहते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी, राज्य विहीन समाज हो जाएगा, तभी संपूर्ण लोकतंत्र जो है वो स्थापित होगा। और मार्क्सवादी लोग जो है, जितने भी मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसी स्थिति को स्वर्णिम काल की संज्ञा देते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछें। थैंक्स। इसके बाद और बचा हुआ है ये यूनिट, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स।